ट्रिपल सी की इस क्लास में आज लगेगा प्रश्नों का अर्धशतक। जी हां दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम के लिए 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो आगामी ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए मैंने कराई है ट्रिपल सी की कंप्लीट महामैराथन क्लास, जिस एक क्लास के माध्यम से आप आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हो। तो आगामी जो एग्जाम्स हैं उसमें आप इसको जरूर देखिएगा। इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट बॉक्स में आप इसका रिव्यू देख सकते हो। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के काफी क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की एक अलग से कंप्लीट महामैराथन क्लास कराई है, जिसकी लिंक आपको वीडियो को नीचे मिल जाएगी, वहां से आप उसे जरूर देखिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी की बेहतर तैयारी के लिए ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट, ई बुक और क्रैश कोर्स के लिए विजिट कर लीजिएगा abhayexcel.com। दीजिए टेस्ट, बनाइए खुद को बेस्ट। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं 50 क्वेश्चंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला क्वेश्चन है, Which one of the following is not an option in the drop-down menu of footer in LibreOffice Writer? LibreOffice Writer में footer के drop-down menu में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? Create footer, Format footer, Delete footer या Border and Background? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटर के ड्रॉप डाउन मेनू में निम्न में से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है? लिब्रे ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट प्रोग्राम है उसे हम राइटर के नाम से जानते हैं, ये सभी आप लोग जानते हैं। फुटर और हेडर का ऑप्शन कहां पर मिलता है? तो इंसर्ट मेनू के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर को इंसर्ट कर सकते हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड। ठीक है, अब नेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो सेव का डिफॉल्ट अंतराल मान मिनट में क्या है? What is the default interval value in minute of auto save in LibreOffice Writer? 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes या 25? मीन्स जब हम LibreOffice Writer में कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो वहां पर डॉक्यूमेंट हमारा सेव होता रहता है। कई बार क्या होता है कि हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, सेव नहीं किया, कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई, पूरा डॉक्यूमेंट हमारा डिलीट हो गया, मीन्स इरेज हो गया। तो यहां पर एक फीचर मिलता है ऑटो सेव का, जिसके माध्यम से आप सेव करें या ना सेव करें, उस नियमित अंतराल में ऑटोमेटिक आपका डॉक्यूमेंट सेव होता रहता है। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 मिनट्स। हर 10 मिनट में आपका डॉक्यूमेंट सेव होता रहता है। अब नेक्स्ट। क्यूआर कोड में अक्सर किसके लिए डेटा नहीं होता है जो किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन को इंगित करता है? पर्सन, ट्रैकर, आइडेंटिफायर या लोकेटर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्यूआर कोड। क्यूआर कोड से एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फटाफट आप सभी लोग बताइए क्यूआर कोड क्या है, इसका क्या उपयोग है, सब कुछ आप बताइए। तो क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। नोट कर लीजिएगा, क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है क्यूआर कोड का फुल फॉर्म। अब ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन और बनता है कि क्यूआर कोड का आविष्कार कब हुआ, मीन्स कब डेवलप हुआ? तो 1994 में इसकी खोज हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो जापानीज ऑटोमोटिव कंपनी डेंसो वेब द्वारा। किसके द्वारा? जापानीज ऑटोमोटिव कंपनी, नोट कर लीजिएगा, जापानीज ऑटोमोटिव कंपनी डेंसो वेब के द्वारा यह लॉन्च किया गया था। तो पूछता किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये नोट कर लीजिएगा।
अब पूछता है क्यूआर कोड किस देश ने डेवलप किया, तो सबसे पहले जापान देश में डेवलप हुआ था, है ना। अब यहां पर हमारा जो क्वेश्चन था कि क्यूआर कोड में अक्षर किसके लिए डेटा नहीं होता, तो पर्सन के लिए डेटा नहीं होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है, याद रखिएगा। क्यूआर कोड कैसा होता है, तो यहां पर आप सभी लोग फिगर में देख सकते हैं कि कुछ ऐसा होता है क्यूआर कोड जिसे आप मोबाइल फोन या स्कैनर से स्कैन कर सकते हो। यहां पर देखिए पेमेंट वेरिफिकेशन की सारी इंफॉर्मेशंस आपको अधिकतर क्यूआर कोड के माध्यम से मिलती हैं। जैसे आप यूपीआई का उपयोग करते हैं तो वहां भी क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, या कोई भी आपको पेमेंट करनी है तो क्यूआर कोड के माध्यम से स्कैन करके कर सकते हो। मीन्स क्यूआर कोड का उपयोग क्या है, तो पेमेंट वेरिफिकेशन में अधिकतर क्यूआर कोड का उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यहां से और बनता है कि क्या क्यूआर कोड मल्टी कलर में हो सकते हैं। मल्टी कलर का मतलब एक से अधिक कलर में क्या क्यूआर कोड आपको मिल सकता है, तो जी हां बिल्कुल सही है, क्यूआर कोड मल्टी कलर में हो सकते हैं। बाय डिफॉल्ट में आप देखते हो कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर में क्यूआर कोड मिलता है ना। यहां पर आप फिगर में भी देख सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट में आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, लेकिन क्यूआर कोड आप रेड, ब्लू, ग्रीन, पिंक, स्काई ब्लू मीन्स जिस भी कलर में आप चाहते हैं क्यूआर कोड अपना जनरेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम क्यूआर कोड को जनरेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, हम अपना क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ई बिजनेस के ग्रोथ की एक बड़ी समस्या क्या है। ई बिजनेस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जो ऑनलाइन बिजनेस है उसकी एक बड़ी समस्या निम्न में से कौन सी है। नन ऑफ द ऑप्शंस, लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ सेलर्स, लैक ऑफ मार्केट्स। बताइए, कई बार ट्रिपल सी एग्जाम को आप देंगे तो वहां पर देखेंगे कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिलेगा नन ऑफ द ऑप्शंस। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पर भी रहे, हमें देखना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की ग्रोथ की सबसे बड़ी समस्या है लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, उचित बुनियादी ढांचे का अभाव। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती है। अब नेक्स्ट, स्निफिंग का प्रयोग डॉट 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 फिंगरप्रिंट करने के लिए किया जाता है। बताइए, स्निफिंग इज यूज्ड फॉर डॉट 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 फिंगर प्रिंटिंग, पैसिव बैनर ग्रैबिंग, स्कैन, एक्टिव अटैक या पैसिव अटैक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी यूनिक क्वेश्चन है, सेम टू सेम आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पैसिव अटैक, ठीक है। अब नेक्स्ट, रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर के रूप में माना जा सकता है। मीन्स रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर के रूप में क्या माना जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, प्लानिंग रूम, वेटिंग रूम या फैक्ट्री। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है रैम। आप सभी जानते हैं कि मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार की मेमोरी आपकी होती है। पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट हैं, कौन कौन से, पहला है रैम और दूसरा है रोम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद आप देखें तो रैम के भी दो पार्ट हैं, कौन कौन से, एक है एस रैम और दूसरा है डी रैम। याद कर लीजिएगा, एस रैम और डी रैम। और रोम की बात करें तो रोम के मुख्यतः तीन पार्ट हैं, कौन कौन से, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका क्या हो गया, मेमोरी के बारे में, क्योंकि एग्जाम में इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर के वेटिंग रूम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, जब हम कोई ईमेल लिखते हैं तो इसका क्या अर्थ है, बताइए।
जब हम कोई भी मेल लिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? वी आर रिप्लाइंग टू अ मेल, वी आर डिलीटिंग अ मेल, वी आर राइटिंग अ न्यू मेल, वी आर फॉरवर्डिंग अ मेल। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्या कहा है? व्हेन वी कंपोज अ ईमेल, जब कंपोज करते हैं तो कंपोज का मतलब कि हम वहां पर एक नई ईमेल क्रिएट कर रहे हैं, एक नई ईमेल हम लिख रहे हैं, नया मैसेज लिख रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वी आर राइटिंग अ न्यू मेल। रिप्लाई करने का मतलब है कि अगर किसी का मेल आया है तो नीचे वहां पर रिप्लाई का ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करके आप रिप्लाई कर सकते हो। डिलीट करने का मतलब है कि आपने मेल को डिलीट कर दिया, ठीक है। और फॉरवर्ड करने का मतलब कोई मेल आया है और नीचे वही फॉरवर्ड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आपने दूसरे व्यक्ति को या दूसरी मेल पर भी सेम मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन जब एक नया मैसेज बनाना है, खुद से लिखना है, तो उसके लिए कंपोज का ऑप्शन यूज करते हैं। अब नेक्स्ट, एकल ई टिकट का उपयोग करके अधिकतम 6 यात्री यात्रा कर सकते हैं। मैक्सिमम 6 पैसेंजर कैन ट्रेवल यूजिंग सिंगल ई टिकट। ई टिकट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक टिकट। पहले क्या होता था कि हमें टिकट लेना है तो हम स्टेशन पर जाते थे, प्लेटफॉर्म पे जाते थे, वहां पर से हम बुकिंग करते थे और फिर ट्रेन के माध्यम से ट्रेवल कर सकते थे। लेकिन अब IRCTC के माध्यम से हम ऑनलाइन रिजर्वेशन कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किस वेबसाइट के माध्यम से करते हो, तो इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है irctc.in। ठीक है, यहां पर देखिए, जैसे हम ओपन कर लेते हैं गूगल और यहां पर क्लिक करते हैं IRCTC और इंटर कर देते हैं, तो यहां पर आपकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन रेलवे कंपनी, जिसके माध्यम से ऑनलाइन आप टिकट बुक कर सकते हो या रेलवे से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन यहां पर आपको मिल जाएगी कि किस रूट के लिए कौन सी ट्रेन है, उसका चार्ज क्या है, कितनी सीटें अवेलेबल हैं, सारी इंफॉर्मेशन आप यहां से आसानी से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आपको किस डेट में जाना है, यहाँ पे फ्रॉम में कहां से कहां तक आपको जाना है, यहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगे, उसके बाद यहां पर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रू, बिल्कुल सही है। ठीक है, एकल टिकट का उपयोग करके अधिकतम 6 यात्री यात्रा कर सकते हैं। मीन्स जब आप नॉर्मल यूजर हैं और वहां पर टिकट क्रिएट करते हैं तो मैक्सिमम 6 यूजर्स के लिए आप टिकट कर सकते हो। अब नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन में ऑटो कंटेंट विजार्ड क्या है? द वे टू फिल द कंटेंट ऑटोमेटिकली, सामग्री को स्वचालित रूप से भरने का तरीका। द क्विकेस्ट वे टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन तैयार करने का सबसे तेज तरीका। द क्विकेस्ट वे टू प्ले द स्लाइड शो चलाने का सबसे तेज तरीका। या फिर द वे टू क्रिएट स्लाइड्स ट्रांजिशन ऑटोमेटिकली, स्वचालित रूप से स्लाइड ट्रांजेक्शन बनाने का तरीका। बताइए, द क्विकेस्ट वे टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंटेशन में ऑटो कंटेंट विजार्ड क्या है? प्रेजेंटेशन तैयार करने का सबसे तेज तरीका है। अब नेक्स्ट, कौन सी फाइल बैच फाइल है जिसे कंप्यूटर बूट करते समय पढ़ा जाता है? auto.bat, auto executive.bat, auto exe.bat या auto batch? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। विच फाइल इज द बैच फाइल दैट इज रीड व्हाइल बूटिंग अ कंप्यूटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा ऑप्शन सी। ठीक है, auto exec.bat। ठीक है, अब नेक्स्ट, पॉकेट वॉलेट किसके द्वारा जारी किया गया? RBI, NPCI, ICICI या SBI? बताइए, पॉकेट वॉलेट किसके द्वारा जारी किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऐसे कई सारे वॉलेट हैं जिनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑक्सीजन वॉलेट क्या है ना, भीम क्या है, फोन पे क्या है, गूगल पे क्या है, पेटीएम क्या है।
ठीक है, तो यहां पे आपसे पूछा है पॉकेट वॉलेट के बारे में। तो पॉकेट वॉलेट आईसीआईसीआई बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब नेक्स्ट, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? हु इज द यंगेस्ट एमंग दीज? मेगाबाइट, बाइनरी डिजिट, बाइट या बाइनरी नंबर? बताइए। मेगाबाइट, बाइनरी डिजिट, बाइट या बाइनरी नंबर? फटाफट बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाइनरी डिजिट। अब नेक्स्ट, इंस्टाग्राम पर कितने सेकंड की वीडियो पोस्ट कर सकते हैं? 60 सेकंड, 80 सेकंड, 120 सेकंड या 40 सेकंड? फटाफट बताइए। इंस्टाग्राम क्या है, आपका फोटो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है ना। तो इंस्टाग्राम पर कितने देर का वीडियो आप रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हो? इंस्टाग्राम से कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे इंस्टाग्राम के ऑथर कौन है, इंस्टाग्राम कब रिलीज किया गया, है ना। तो फटाफट बताइए। तो इंस्टाग्राम के ऑथर हैं केविन सिस्टॉम एंड माइक क्रीजर। कौन है? केविन सिस्टॉम, KEVIN केविन सिस्टॉम एंड माइक क्रीजर। यह कब रिलीज किया गया था? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो यह 6 अक्टूबर 2010 में लॉन्च किया गया था। इंस्टाग्राम 6 अक्टूबर 2010 में लॉन्च किया गया था। इसके डेवलपर कौन है? तो अब प्रेजेंट टाइम पे मेटा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा यह डेवलप्ड है। ठीक है, अब यहां पर पूछा है कि इंस्टाग्राम पर कितने सेकंड की वीडियो आप पोस्ट कर सकते हो? तो जो नॉर्मल यूजर हैं, जब आप इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करने जाते हो तो वहां पर आप देखते हैं कि आप 60 सेकंड का वीडियो पोस्ट कर सकते हो। कितने सेकंड का? 60 सेकंड का वीडियो आप नॉर्मली पोस्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट, मियादी जमा पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। इंटरेस्ट इज पेड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। अर्धवार्षिक, वार्षिक, तिमाही या मासिक? मीन्स हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली या मंथली? फिक्स डिपॉजिट। तो इसमें क्वार्टरली आपको ब्याज मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। कभी कभी पूछ लेता है कि एफडी का फुल फॉर्म क्या है? तो एफडी का फुल फॉर्म होता है फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, अब नेक्स्ट, फ्लो चार्ट का उपयोग करने का लाभ क्या है? फ्लो चार्ट, इफेक्टिव एनालिसिस, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, इफिशिएंट कोडिंग या ऑल ऑफ द अबव? फ्लो चार्ट, मैंने आपको बताया है कि कोई भी काम आपको करना है तो काम को करने से पहले आप अच्छे से ये कर लेते हैं ना कि मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। जैसे ट्रिपल-सी एग्जाम के लिए तैयारी आपको करनी है तो आप पूछते हैं कि सर हम कैसे तैयारी करें, क्या क्या पढ़ें, समय बहुत कम है। तो मैं आपको बताता हूं कि आपके पास समय कम है तो एकमात्र क्लास अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल-सी की महामैराथन क्लास देख लो, आसानी से आप ट्रिपल-सी एग्जाम टॉप कर जाओगे। तो वैसे ही किसी भी काम को करने से पहले या किसी भी प्रोग्राम को रन कराने से पहले जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लिखते हैं वह एल्गोरिथम कहलाता है। तो इससे हमारा क्या है, एक इफेक्टिव एनालिसिस हो जाता है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन सही हो जाता है कि कैसे क्या क्या करना है, कोडिंग भी उसी हिसाब से कम हो जाती है। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, आरटीजीएस के द्वारा न्यूनतम ट्रांसफर की सीमा कितनी है? बताइए कितनी है? 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 2 लाख रुपए या इनमें से कोई नहीं? सॉरी, न्यूनतम कोई सीमा नहीं है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है
आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसकी जो मिनिमम सीमा है वो 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए से कम का ट्रांसफर आप आरटीजीएस के माध्यम से नहीं कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सबसे अच्छा विश्वकोश है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंसाइक्लोपीडिया? विकिपीडिया, गूगल, याहू या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंसाइक्लोपीडिया? विकिपीडिया कब स्टार्ट किया गया? विकिपीडिया है क्या? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। गूगल पर आप सर्च करते हैं तो वहां पर आपको विकिपीडिया के द्वारा संबंधित जानकारी मिल जाती है। कोई भी टॉपिक आप सर्च करो तो अधिकतर आपको मिल जाता है। मीन्स यह एक विश्वकोश है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, विकिपीडिया। 2003 में स्टार्ट किया गया था विकिपीडिया। इस पर अगर आप प्रेजेंट टाइम पर देखें तो 64 लाख मतलब लगभग 65 लाख से अधिक आर्टिकल अवेलेबल हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। सोचिए, 65 लाख से अधिक आर्टिकल इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। ऐसे ही आप देखो तो हिंदी लैंग्वेज में भी, मीन्स बहुत सारी लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर आप आर्टिकल देखते जाओ, हर एक टॉपिक का आर्टिकल हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, उर्दू सभी लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, टोटल 329 लैंग्वेज में यह प्रेजेंट करता है। कितने लैंग्वेज में? 329 में। किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? तो लैरी सेंगर, LARRY, लैरी सेंगर के द्वारा इसको क्रिएट किया गया था। और साथ में थे जिमी वेल्स, जिमी वॉल्स के द्वारा यह क्रिएट किया गया था। दोनों लोगों ने मिलकर विकिपीडिया को लॉन्च किया था। ऑनर कौन है? विकीमीडिया फाउंडेशन। अब नेक्स्ट, सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया प्रोटोकॉल कौन सा है? SMTP, FTP, ISP या HTTP? बताइए, सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया प्रोटोकॉल कौन सा है? SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है ना, कि SMTP का फुल फॉर्म क्या है। तो SMTP का फुल फॉर्म क्या है आपका? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसे ही FTP का फुल फॉर्म क्या है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ISP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नोट कर लीजिएगा। और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सबसे व्यापक रूप से HTTP का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई वेबसाइट आप विजिट करते हैं तो आगे देखते हैं HTTP लगा होता है। यह क्या है? HTTPS लगा है तो सिक्योर को दर्शाता है। सिर्फ HTTP है तो वो सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां भी पूछा जाता है कि HTTPS में यस क्या रिप्रेजेंट करता है? तो सिक्योर को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। HTTP कब आया था, मतलब कब लॉन्च किया गया, कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो 1991 में यह लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। किसके द्वारा किया गया था? तो टिम बर्नर्स ली। किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली द्वारा लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी है? What is the default font used in LibreOffice Writer? Time New Roman, Liberation Impact, Arial या Liberation Serif? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Liberation Serif। ओके, अब नेक्स्ट, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन कहां पर होते हैं? Where are the maximize, minimize and close बटन? टाइटल बार, स्टार्ट बार, टास्क बार या मेनू बार? बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर?
तो मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन का ऑप्शन टाइटल बार में अवेलेबल मिलता है। टाइटल बार कहाँ होता है? आपके जो विंडो स्क्रीन है, जो भी प्रोग्राम आप ओपन करते हैं, जहां पर आपको फाइल का नाम दिखता है, जो सबसे टॉप पर होती है वह टाइटल बार है। टाइटल बार में ही आपको फाइल का नेम दिखाई देता है, प्रोग्राम का नेम दिखाई देता है। वहीं पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का ऑप्शन आपको राइट साइड कॉर्नर पर मिल जाता है। ठीक है। टास्क बार कहां होता है? तो विंडो में सबसे नीचे होता है टास्क बार। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा एक गणितीय रूप से उन्मुख भाषा है जिसका उपयोग किया जाता है? कोबोल, प्रोलॉग, लिस्प या फोर्ट्रॉन? बताइए, गणितीय रूप से उन्मुख भाषा कौन सी है? फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यह आपकी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फोर्ट्रॉन। ऑप्शन डी इज राइट। कब डेवलप हुआ? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो 1957 1957 में यह जॉन बक्स के द्वारा डेवलप की गई थी, क्रिएट की गई थी। नोट कर लीजिएगा। ठीक है। यह कैसी लैंग्वेज है, इसका उपयोग क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना? क्या C++ इससे बेटर है या फिर नहीं है? इन सब चीजों को आप सभी लोग थोड़ा सा डीपली अगर पढ़ेंगे तो इसके बारे में अच्छी नॉलेज आपको हो जाएगी। ठीक है। अब यहां पर दिया गया है कोबोल, है ना? एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? बताइए, पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो वहां पर कंफ्यूजन आपका हो जाता है कोबोल और फोर्ट्रॉन दोनों में। तो फोर्ट्रॉन जो है इसको पहली प्रोग्रामिंग भाषा मानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, लाइन के आरंभ में जाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस होम, होम, एरो या पेज अप? लाइन के आरंभ में जाना है। देखिए, कई चीजें आपके लिए यहां पर हो जाती हैं, जैसे लाइन के स्टार्टिंग में जाना है, पैराग्राफ की स्टार्टिंग में जाना है, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाना है, तो किसका उपयोग करते हैं? तो यहां पर देखिए, जैसे हमारा कर्सर है, अगर होम बटन प्रेस करते हैं तो लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। मीन्स यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, होम बटन का उपयोग करके हम लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। वहीं पर अगर कंट्रोल प्लस होम करते हैं तो हम अपने डॉक्यूमेंट के या पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो पैराग्राफ के स्टार्टिंग में हम पहुंच जाएंगे। अब नेक्स्ट, MS ऑफिस में सेव एज के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? Which shortcut key will be used for save as in MS Office? Control plus S, Control plus Shift plus S, F10 या F12? सेव एज, देखिए, जब लिब्रे ऑफिस का उपयोग करते हैं तो वहां पर सेव एज की शॉर्टकट की अलग है और यहां पर अलग है। वहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का उपयोग करते हैं सेव एज के लिए, लेकिन MS ऑफिस में F12 का उपयोग करते हैं सेव एज के लिए, याद रखिएगा। और लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। शेप की शॉर्टकट की दोनों जगह पर सेम है। कंट्रोल प्लस एस के माध्यम से ही लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस और MS ऑफिस में सेव किया जाता है। अब नेक्स्ट, इनमें से फ्री वेब ब्राउजर कौन सा है? क्रोम, फायरफॉक्स, डॉल्फिन या उपरोक्त सभी? बताइए, फ्री वेब ब्राउजर कौन सा है? आप सभी लोग इन सभी चीजों को उपयोग करते हैं। तो देखिए, क्रोम भी आपका बिल्कुल फ्री है ना? कोई पेमेंट हम नहीं देते हैं। फायरफॉक्स भी फ्री है, डॉल्फिन भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई गूगल क्रोम कैसा प्लेटफॉर्म है, कब डेवलप किया गया, है ना? तो गूगल क्रोम क्या है, कब डेवलप किया गया था? 2008 में। कब? 2008 में यह लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब यहीं पर पूछ लेगा कि फायरफॉक्स कब लॉन्च किया गया था? बताइए।
फायरफॉक्स कब लॉन्च किया गया था? तो फायरफॉक्स आपका 2004 में लॉन्च किया गया था। सोचिए कब? नवंबर 2004 में फायरफॉक्स को लॉन्च किया गया था। मींस गूगल क्रोम कब आया? 2008 में, और फायरफॉक्स आया था आपका 2004 में। अगर आप स्पीड के मामले में देखें तो प्रेजेंट टाइम पर क्रोम का उपयोग बहुत ही ज्यादा लोग करते हैं और काफी बेहतर भी आपको मिलता है ना। ऐसे ही आपका क्या है यहां पर? डॉल्फिन वेब ब्राउजर। आप में से बहुत सारे लोगों ने, या हमको लगता है कि लगभग ना के बराबर लोगों ने डॉल्फिन वेब ब्राउजर का उपयोग किया होगा। डॉल्फिन वेब ब्राउजर क्या है? एंड्रॉइड, आईफोन, इन सब में काफी उपयोग किया जाता है डॉल्फिन वेब ब्राउजर। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में सिंगल सेल बनाने के लिए सभी सेल मर्ज होते हैं? मीन्स लिब्रे ऑफिस में अगर आप एक सिंगल सेल क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या मर्ज करना पड़ेगा सभी को? तो बिल्कुल सही बात है भाई, अगर एक सिंगल सेल बनाना है तो सभी सेलों को मर्ज करना पड़ेगा, तभी एक सिंगल सेल बनेगी। अगर आपको 2-3 सेलों को मिलाकर एक में बनाना है तो 2-3 सेल आप सेलेक्ट करके उसको आप मर्ज कर देंगे तो एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट, राइटर में बने फाइल को वर्कबुक कहते हैं। बताइए, क्या राइटर में बनी फाइल को वर्कबुक कहेंगे? ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। बिल्कुल गलत है, राइटर में बनी फाइल को वर्कबुक नहीं कहते हैं। वर्कबुक जो स्प्रेडशीट में फाइल बनती हैं उन्हें कहते हैं। राइटर में जो भी बनेगा वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। अब नेक्स्ट, परीक्षण प्रक्रिया का पहला लक्ष्य क्या है? व्हाट इज टेस्टिंग प्रोसेस फर्स्ट गोल? फर्स्ट गोल ऑफ टेस्टिंग प्रोसेस, बग प्रिवेंशन, एनालिसिस, टेस्टिंग या ऑल ऑफ द अबव? तो परीक्षण प्रक्रिया का पहला लक्ष्य है बग प्रिवेंशन। ठीक है, बग प्रिवेंशन इसका पहला टारगेट होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ईमेल भेजते समय फ्रॉम, टू, सीसी, बीसीसी इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रॉम मतलब से, टू मतलब जिसको मेल भेज रहे हैं, है ना, उसके लिए टू का उपयोग करते हैं। सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो इन सब का उपयोग हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में किन जोखिमों और चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए? व्हाट रिस्क एंड चैलेंजेस शुड बी कंसिडर्ड इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स? प्राइवेटाइजेशन एंड सिक्योरिटी, मीन्स निजीकरण और सुरक्षा, एनर्जी कंज्यूमेशन, नेटवर्क कनेक्शंस या सुटेबल ऑल? मीन्स निजीकरण और सुरक्षा, ऊर्जा खपत, नेटवर्क कनेक्शन या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुटेबल ऑल, उपयुक्त सभी। इन सभी चीजों पर हमें विचार किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट, X.25 एक पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल है। क्या X.25 एक पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? विच मेमोरी हैज टू बी रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन? मीन्स बार बार रिफ्रेश किसे करना पड़ता है? SRAM को, DRAM को, EPROM को, या इनमें से कोई नहीं? मीन्स आप किसी चीज को बार बार रिफ्रेश तब करेंगे जब वहां पर कोई चीज अपडेट हो रही हो, जो चेंज हो रही हो, मीन्स जो डायनेमिक हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, DRAM। DRAM का फुल फॉर्म ही होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह चेंज होती रहती है, इसीलिए हमें इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। SRAM स्टैटिक रैम है जो फिक्स है, मीन्स वो बिल्कुल स्थिर है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। अब नेक्स्ट, 1 बिलियन बाइट इक्वल टू 1 GB। क्या 1 बिलियन बाइट 1 GB के बराबर होता है? जीबी मतलब क्या होता है? गीगा बाइट। 1 GB में कितने MB होते हैं?
तो 1024 MB होते हैं 1 GB में। अब इतने में कितने KB होते हैं, मीन्स 1 MB में देखें तो 1024 KB होते हैं। फिर ऐसे ही 1 KB में बाइट, अगर आप सभी को मल्टीप्लाई करोगे और बाइट निकालोगे तो 1 बिलियन बाइट लगभग में आएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू, बिल्कुल सही बात है। अब नेक्स्ट, मरकरी फिल्ड ट्यूब्स वर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी। पारा भरा नलिकाएं स्मृति का पहला रूप थी। मरकरी मीन्स जिसमें मरकरी फिल थी, मरकरी भरी हुई थी, क्या वह पहली मेमोरी थी? तो फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब, निर्वात ट्यूब, जहां पर मरकरी भरी हुई थी। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, अब एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वैक्यूम ट्यूब कब डेवलप किया गया, है ना, या वैक्यूम ट्यूब किसके द्वारा डेवलप किया गया था। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो वैक्यूम ट्यूब 1904 में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, किसके द्वारा, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा 1904 में वैक्यूम ट्यूब डेवलप की गई थी, जिसका उपयोग फर्स्ट पीढ़ी में किया गया, मींस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। अब नेक्स्ट, इमोजी को इंटरप्रेटर भी कहा जाता है। बताइए, क्या इमोजी को इंटरप्रेटर भी कहते हैं? तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, यह आपका गलत है, फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड को रीनेम नहीं कर सकते। बताइए, क्या लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड को रीनेम नहीं किया जा सकता है? ट्रू या फॉल्स? तो यह भी आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आप स्लाइड को रीनेम कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट में जब आपको फर्स्ट स्लाइड मिलती है तो उसका नाम क्या होता है, स्लाइड 1 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAAS? CAS का फुल फॉर्म क्या है? फटाफट कमेंट करके बताइए कि CAS का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन एज ए सर्विस। क्या होता है, कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या सभी ईमेल अटैचमेंट सुरक्षित हैं? मीन्स ईमेल के साथ में जो अटैचमेंट्स आते हैं, मीन्स जो भी फाइल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई फोटोज हैं, कोई भी चीज जो ईमेल के साथ संलग्न होकर आ रही है, क्या वो सुरक्षित होती है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल गलत है। ईमेल के साथ में जो अटैचमेंट है वो असुरक्षित भी हो सकता है, उसमें कोई वायरस भी हो सकता है। तो यहां पर ये फॉल्स है, पूरा सिक्योर नहीं होता है। इसीलिए कोई भी मेल आती है तो हमें ये सिक्योर कर लेना चाहिए कि जो मेल आई है उसके साथ में जो अटैचमेंट है वो सिक्योर है या फिर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट, व्हाट डज सम इफ फंक्शन डू? सम इफ फंक्शन क्या करता है? adds up cell values based on a condition, adds all number in a range of cell, returns a subtotal in a list or database, या all of the above। एक शर्त के आधार पर सेल के मानों को जोड़ता है, सभी संख्याओं को कक्षों की श्रेणी में जोड़ता है, मीन्स रेंज ऑफ सेल्स में जोड़ता है, किसी सूची या डेटाबेस में एक उपयोग देता है। बताइए, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सम इफ। सम मतलब क्या होता है, जोड़ना, और इफ मतलब अगर, मीन्स कंडीशन के अकॉर्डिंग सेलों की वैल्यू को ऐड करने का काम करता है सम इफ फंक्शन। क्या करता है, जो भी सेल हैं सभी सेल की वैल्यू को वो एक कंडीशन के अकॉर्डिंग जोड़ने का काम करता है। जो भी कंडीशन आप देंगे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो वहां पर जोड़ेगा। अब नेक्स्ट, एक एल्गोरिथम एक प्रोग्राम के तर्क का एक चित्रमय प्रतिनिधित्व करता है। बताइए, क्या एल्गोरिथम किसी भी प्रोग्राम के लॉजिक का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है? ट्रू या फॉल्स?
तो बिल्कुल फॉल्स है। एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप होते हैं और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो फ्लो चार्ट कहलाता है। अब नेक्स्ट, बीसीसी का इस्तेमाल करके मेल में क्या अंतर आता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेल यूजिंग बीसीसी? कोई अंतर नहीं आता, मेक्स नो डिफरेंस। एक साथ कई लोगों को समान मेल भेज सकते हैं और किसी को भी पता नहीं चलेगा। सेंड द सेम मेल टू मेनी पीपल एट वंस एंड नो वन विल इवन नो। मैसेज स्वतः कॉपी हो जाता है, मैसेज इज कॉपीड ऑटोमेटिकली या नन ऑफ दीज। बताइए बीसीसी। देखिए बीसीसी और नॉर्मल मेल अंतर तो है ही है, अगर अंतर ना होता तो बीसीसी का ऑप्शन क्यों मिलता? बीसीसी का मतलब क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके माध्यम से आप एक साथ कई सारे लोगों को मेल भेज सकते हो, लेकिन किसी को यह नहीं पता चलेगा कि यह मेल और किसके किसके पास भेजी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक साथ कई लोगों को समान मेल भेज सकते हैं और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि यह मेल और किसके पास भेजी गई है। ऐसे आप अलग अलग भेजोगे तो बार बार आपको कंपोज करना पड़ेगा। इसमें क्या है, बीसीसी का उपयोग करके एक ही मेल को एक बार में आप कई सारे लोगों को भेज सकते हो और किसी को यह नहीं पता चलेगा कि यह मेल और किसके किसके पास भेजी गई है। जबकि सीसी के उपयोग से भेजेंगे तो पता चलेगा कि यह मेल और किसके किसके पास भेजी गई है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उमंग? उमंग का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज, यूनिफायर मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यूनिवर्सल मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होता है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि उमंग में एन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एन न्यू एज को रिप्रेजेंट करता है। उमंग से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उमंग कब लॉन्च किया गया? यह क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो उमंग नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। कब? नवंबर 2017 में उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था। उमंग ऐप कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है? तो उमंग आपका टोटल 13 लैंग्वेज में अवेलेबल है। कितनी लैंग्वेज में? 13 लैंग्वेजेस में यह आपका अवेलेबल है। याद रखिएगा, यह एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जहां पर सरकार के जितनी भी सुविधाएं हैं, जो भी ऑनलाइन आपको मिलती है, जैसे आप देखते हैं ना, पीएफ का है, आधार कार्ड का है, पैन कार्ड का है, मीन्स समस्त योजनाएं सरकार की आपको एक प्लेस पर मिल जाती हैं। अब नेक्स्ट, एम बैंकिंग का मतलब क्या है? बताइए। मैनेजिंग बैंकिंग, मैनेज बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग? एम बैंकिंग। तो एम बैंकिंग का मतलब क्या है? मोबाइल बैंकिंग होता है। ऑप्शन सी इज राइट, है ना। मीन्स जिसमें मोबाइल के माध्यम से, मीन्स आप अपने नंबर के माध्यम से आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, वो मोबाइल बैंकिंग के अंदर में आता है। अब नेक्स्ट, F5 से स्लाइड ओपन किया जा सकता है। बताइए, क्या F5 के माध्यम से हम स्लाइड को ओपन कर सकते हैं? तो यह बिल्कुल आपका फॉल्स है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। कभी कभी ए ऑप्शन में फॉल्स मिलता है और कभी कभी बी ऑप्शन में फॉल्स मिलता है, तो इसका ध्यान आपको रखना है। अब F5 का क्या यूज है? तो जब भी हमारा प्रेजेंटेशन बना होता है तो प्रेजेंटेशन को स्टार्टिंग से स्टार्ट करने के लिए, मीन्स फर्स्ट स्लाइड से, बिगिन से स्टार्ट करने के लिए हम F5 का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, फेसबुक में कितने प्रकार के रिएक्शंस हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बटन आर देयर इन फेसबुक? 7, 10, 6 या 5? तो आइए विद प्रैक्टिकल देखते हैं। यहां पर देखिए, आपका अपना पेज अभय एक्सेल कंप्यूटर ओपन है। आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च कर लीजिएगा और हमें जरूर फॉलो करिएगा। जो भी क्वेरीज हैं वो आप जरूर बताइएगा।
अब यहां पर देखिए दिया गया है, मान लीजिए यहां पर देखिए आपको लाइक का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो कितने रिएक्शंस हैं, पहला है लाइक करें, दूसरा बहुत पसंद मीन्स केयर वाला जो आपको मिलता है, फिर यहां पर देखिए ये 3 4 5 6 और 7, यहां पर लैंग्वेज हिंदी है इसीलिए आपको हिंदी में सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, है ना। तो यहां पर टोटल कितने प्रकार के रिएक्शंस हैं, ये देखिए एंग्री वाला हो गया, फिर यहां पर सैड हैं आप, है ना, वाउ, और यहां पर लाफ आप कर रहे हैं, ये आपका देखिए क्या है ना। तो ऐसे आप उपयोग कर सकते हो। कितने रिएक्शंस हैं, 7 रिएक्शंस हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट 7। ओके, अब नेक्स्ट, इंटायर यूआरएल हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर। किसी यूआरएल में अधिकतम कितने वर्ड होते हैं, 63, 31, 255 या 127। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, आप सभी जानते हैं, अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है यूआरएल का फुल फॉर्म, और इसमें मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, 255 कैरेक्टर। इसका डोमेन क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब है, www। कौन सा डोमेन है, वर्ल्ड वाइड वेब। और पहली बार कब पब्लिश हुआ था, तो 1994, ठीक है ना, 1994 में पहली बार यह पब्लिश हुआ था। अब नेक्स्ट, डिजिटल लॉकर के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है, डिजिटल डॉक्यूमेंट, इज इट नॉट सिक्योर, डिजिटल फाइल, लीगल डॉक्यूमेंट लाइक ओरिजिनल। स्टेटमेंट गलत बताया है, तो भाई ये गलत है, इज इट नॉट सिक्योर, इसमें कह रहा है सिक्योर नहीं है, तो गलत बात है ना। वहां पर आपका सिक्योर है, मीन्स डिजिटल लॉकर में जो भी डॉक्यूमेंट्स आप रखते हैं वो सिक्योर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, एसईओ का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सेफ इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इलेक्ट्रिक ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन। बताइए एसईओ का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, यहां पर बी टैग, इस टैग का उपयोग किस लिए किया जाता है, ब्रेक पैराग्राफ, ब्रेक लाइन, बोल्ड टेक्स्ट या नन ऑफ दिस। बताइए इसका क्या उपयोग है। बोल्ड टेक्स्ट मतलब ये बोल्ड टेक्स्ट है, यहां पर हो गया है मिस्टेक थोड़ा सा, बोल्ड टेक्स्ट। तो जब एचटीएमएल का उपयोग करते हैं तो वहां पर इस टैग का उपयोग बोल्ड करने के लिए करते हैं। मीन्स अगर किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो वहां पर बी टैग का उपयोग करते हैं। एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे, बी यहां पर लिखेंगे, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और जिस भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है वो टेक्स्ट यहां पर लिख देंगे। जैसे हमने लिख दिया अभय एक्सेल कंप्यूटर, और देन फिर आपको इसे क्लोज भी करना है तो एंगुलर ब्रैकेट फॉरवर्ड स्लैश फिर यहां पर बोल्ड, और ये तो ऐसे आप वहां पर प्रोग्राम लिखेंगे तो यहां पर जो आपका टेक्स्ट है अब एक्सेल कंप्यूटर यह बोल्ड हो जाएगा। ऐसे ही इटैलिक पूछता है तो इटैलिक के लिए आई का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा आई का। और अंडरलाइन पूछता है तो यहीं पर आई की जगह क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। जैसे कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक, कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन, वैसे ही बी टैग बोल्ड, आई टैग इटैलिक, यू टैग अंडरलाइन के लिए उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, किस मेमोरी में डाटा स्टोर करने की क्षमता अधिक होती है। बताइए निम्न में से किस मेमोरी में डेटा स्टोर करने की क्षमता अधिक है, रोम, प्राइमरी, रैम या सेकेंडरी मेमोरी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्टोर करने की जो क्षमता है वो अधिक होती है। अब नेक्स्ट, टेलीग्राम के निर्माता कौन है, हु इज द क्रिएटर ऑफ टेलीग्राम। बताइए फटाफट
क्या होगा इसका राइट आंसर? जॉन कॉम एंड ब्रेन एक्टर, निकोले एंड पावेल डूरो, जैक डॉर्सी या मार्क जुकरबर्ग। टेलीग्राम, आप सभी लोग टेलीग्राम पर अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा अपना टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको क्लासेस की पीडीएफ फ्री में अवेलेबल मिल जाएंगी और स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। पर डे वहां पर क्विजेस भी हम कराते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम के निर्माता हैं निकोले एंड पावेल डूरो। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीग्राम से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे टेलीग्राम कब डेवलप किया गया, फाउंडर कौन है, क्या क्या फीचर्स वहां पर मिलते हैं। ठीक है, तो कब लॉन्च किया गया था बताइए फटाफट टेलीग्राम सॉफ्टवेयर। टेलीग्राम में बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप बड़ी से बड़ी फाइल है उसको सेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यह रिलीज किया गया था 14 अगस्त 2013 में। कब हुआ था? 14 अगस्त 2013 को यह रिलीज किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा किस लैंग्वेज में लिखा गया है, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा सकता है। तो यह C++ और जावा इन लैंग्वेज में लिखा गया है आपका टेलीग्राम प्रोग्राम। और कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है? तो लगभग 66 लैंग्वेज में अवेलेबल है। याद रखिएगा। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, यह मेरी पूरी उम्मीद है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने में कोई कसर मत छोड़िएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए। तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा सुझाव जरूर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर abhay2439 सर्च करके हमें फॉलो जरूर करिएगा। जो भी क्वेरीज हैं वहां पर आप कर सकते हैं, या हमसे व्हाट्सएप पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट है 8181871106। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए।